संगत का असर ये है कि यहां के मुख्यमंत्री जी भी आंध्र प्रदेश के विकास के विजन को भूलकर मोदी को गाली देने की कंपटीशन में कूद गए हैं। అందుకే తమ్ముళ్ళు నేను మిమ్మల్ని కోరేది నరేంద్ర మోడీ కరుడుగట్టిన ఉగ్రవాदी। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ ऐसे आक्रामक बयान देने वाले नायडू और नीतीश दोनों का रुख बदल चुका है। 2024 में बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों नेताओं ने बीजेपी के साथ प्री पोल अलायंस किया। नतीजों में बीजेपी बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई। अब दोनों किंग मेकर की भूमिका में हैं। आया जी नीतीशवा, पता लगाओ कहां है। 12 जून 1994 की सुबह पटना में अणे मार्ग यानी मुख्यमंत्री निवास में धूप सेक रहे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रौबदार आवाज में ये सवाल अपने सिपाही से पूछा। दरअसल इस दिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लालू के खिलाफ कुर्मी चेतना रैली होने जा रही थी। लालू को आशंका थी कि नीतीश कुमार बगावत करके उस रैली में शामिल हो सकते हैं। लालू की टेंशन इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि नीतीश की मदद से ही लालू प्रसाद रामसुंदर दास को पछाड़कर 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अब नीतीश की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागने लगी थी। लालू को जिसका डर था हुआ भी कुछ वैसा ही। दोपहर करीब 3 बजे नीतीश कुर्मी चेतना रैली के मंच पर पहुंचे और लालू को ललकारते हुए बोले, जो सरकार हमारे हितों को नज़रअंदाज करती है वो सरकार सत्ता में रह नहीं सकती। हमें भीख नहीं हिस्सेदारी चाहिए। इसके बाद ही नीतीश और लालू का सालों पुराना रिश्ता टूट गया और यहाँ से शुरू होती है राजनीति में पलटने के लिए मशहूर नीतीश कुमार के बीजेपी के करीब होने की कहानी। नीतीश ने समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बना ली। दूसरी तरफ 1996 में बीजेपी को भी सहयोगियों की तलाश थी। दोनों ने हाथ मिला लिया। अटल सरकार में नीतीश को रेल मंत्री बनाया गया। एनडीए की बदौलत ही नीतीश साल 2000 में पहली बार 7 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2003 में नीतीश की समता पार्टी और शरद यादव के जनता दल का विलय हुआ और नई पार्टी जनता दल यानी कि जेडीयू बनी। फिर जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन बना। नीतीश 2005 और 2010 में बिहार के एक बार फिर से सीएम बने। लेकिन पटना में साल 2010 में एनडीए गठबंधन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। अगले दिन के अखबारों में बीजेपी ने नीतीश और मोदी की एक दूसरे के साथ हाथ ऊपर उठाए हुए एक फोटो को विज्ञापन के तौर पर पूरे पेज पर छपवाया। लेकिन नीतीश ने इस पर ऐतराज जताया और एनडीए के रात्रि भोज कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उन्होंने यहां तक कि कह दिया कि वो 2008 के बिहार बाढ़ राहत के लिए गुजरात सरकार द्वारा दिए गए 5 करोड़ रुपए वापस कर देंगे। जिसके बाद एनडीए ने 2014 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया, जिससे नीतीश नाराज होकर 16 जून 2013 को 17 साल से बीजेपी के साथ चला आ रहा गठबंधन नीतीश कुमार ने तोड़ दिया। नीतीश ने उस समय कहा कि गठबंधन का नेता एक स्वच्छ और धर्मनिरपेक्ष छवि वाला होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैंने जब बीजेपी में भरोसा किया था वो अटल जी का युग था, अब पार्टी का नया अवतार हो चुका है। नीतीश ने यह भी कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ वापस नहीं आएंगे। जिसके बाद जेडीयू ने 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा और 2 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी को 22 सीटें मिली। नीतीश कुमार ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके 3 साल बाद 26 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए और रातों रात उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। नीतीश के बीजेपी में शामिल होने के बाद लालू प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में पलटू राम हैं। उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पर नीतीश कुमार को बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा,
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुटने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। 125 करोड़ नागरिक ईमानदारी का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी के साथ जाने का फायदा भी नीतीश कुमार को हुआ 2019 के चुनाव में। उनकी पार्टी जेडीयू ने 16 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को 17 सीटें मिली। इसके बाद आया साल 2022। पटना स्थित अपने निवास में जेडीयू विधायक दल की बैठक के दौरान नीतीश ने कहा कि बीजेपी ने हमें खत्म करने की साजिश रची है। बीजेपी ने हमें अपमानित किया है और लगातार पार्टी को कमजोर करने के लिए कोशिश की है। 9 अगस्त 2022 को नीतीश ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ अपना गठबंधन खत्म कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर 164 विधायकों की एक टीम बनाकर नई सरकार बनाई। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया और खुद 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन एनडीए को बनाने में भी नीतीश ने अपनी अहम भूमिका निभाई। 30 जनवरी 2023 को नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, मर जाना कबूल है लेकिन उनके साथ जाना हमें कभी कबूल नहीं है। कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा करते थे तो हत्या कर दिया, तब भूलते हैं आज के दिन उनके हत्या का है। तो ये कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? अप्रैल 2023 में अमित शाह ने कहा था कि एक बात स्पष्ट कह देता हूं कि किसी के मन में अगर ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। सरकार के सहयोगी जो है वो भी विधायक हर रोज नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं। वो भी जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन बनाने में नीतीश की अहम भूमिका थी, लेकिन कांग्रेस, आप, टीएमसी जैसे दलों को ज्यादा तवज्जो मिल रहा था। नीतीश के इंटरनल सर्वे में भी एनडीए के साथ चुनाव लड़ने में फायदा का पता लगा। इन तमाम समीकरणों के बीच नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 में कांग्रेस वाले महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। नीतीश कुमार ने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए निर्णय लिया गया है। थोड़ी परेशानी थी, हम देख रहे थे, हमने नया गठबंधन 1.5 साल से बनाया है, लेकिन इधर आकर स्थिति ठीक नहीं है। सबकी बात सुनकर हमने फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए में आना नीतीश के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। उनकी पार्टी जेडीयू ने 12 सीटें जीती हैं। बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई और नीतीश कुमार एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में नीतीश ने कहा, 10 साल से मोदी प्रधानमंत्री हैं, फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने पूरे देश की सेवा की है, अब जो कुछ बचा है उसे भी वो पूरा कर देंगे। आप जो चाहेंगे उसके पीछे हम लोग खड़े रहेंगे। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है।
तो ये तो नीतीश कुमार और भाजपा के साथ की बात है। अब बात कर लेते हैं चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक पारी 1970 के दशक में कांग्रेस के साथ शुरू हुई थी। कॉलेज के दिनों में नायडू नेशनल यूथ कांग्रेस से जुड़े। 1978 में कांग्रेस के टिकट से चंद्रगिरी सीट से पहली बार विधायक बने। उस समय 28 साल के नायडू सबसे कम उम्र के विधायक थे। इस दौरान नायडू सिनेमेटोग्राफी मंत्री के तौर पर तेलुगु सिनेमा के स्टार एनटी रामाराव से मिले। रिश्ते इतने मजबूत हो गए कि नायडू ने 1981 में एनटीआर की दूसरी बेटी से शादी कर ली, जिसके बाद 1986 में नायडू को टीडीपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और 1989 में नायडू ने चुनाव जीता। एनडीआर का तख्ता पलट करने के बाद चंद्रबाबू ने सितंबर 1995 को 45 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी नायडू का दबदबा दिखने लगा था। उन्हें 13 पार्टियों वाले संयुक्त मोर्चे का संयोजक बनाया गया। बात 1998 की है। देश की राजनीति का वो दौर था जब बीजेपी ने कांग्रेस विरोधी पार्टियों को एकजुट करके एनडीए गठबंधन बनाया। इसका फायदा बीजेपी को मिला और अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। उस समय टीडीपी ने एनडीए को बाहर से समर्थन दिया था। 1999 के चुनाव से पहले ही वाजपेयी और नायडू के बीच में समर्थन को लेकर डील हो चुकी थी। 1999 के लोकसभा चुनाव में टीडीपी ने आंध्र प्रदेश की 42 में से 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस समय संख्या के मामले में टीडीपी बीजेपी को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन टीडीपी सरकार में शामिल नहीं हुई। 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद उन्हें याद करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि 1999 में बीजेपी ने उन्हें 8 कैबिनेट सीटों का ऑफर किया था, लेकिन टीडीपी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से दूर रहने का फैसला लिया और एनडीए की सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। टीडीपी के सहयोग से ही वाजपेयी 2004 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। इसी दौरान चंद्रबाबू नायडू जोर शोर से सेकुलरिज्म की वकालत करने लगे। 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद नायडू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा। हालांकि उस वक्त बीजेपी ने कहा कि सहयोगियों की किसी भी तरह की बकवास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि चंद्रबाबू ने धैर्य रखते हुए उस समय कोई सख्त निर्णय नहीं लिया। बीजेपी के मुख्य सचेतक बीके मल्होत्रा ने कहा कि बीजेपी एनडीए के सहयोगियों की बात एक हद तक ही सुनेगी। उस समय आंध्र प्रदेश के मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि नायडू बिना कपड़ों के किंग मेकर हैं। तमाम विवाद के बाद भी टीडीपी ने 2004 का विधानसभा और लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर ही लड़ा। राज्य और केंद्र दोनों में करारी हार मिली। कांग्रेस पार्टी ने 185 सीटें जीती, जबकि टीडीपी केवल 47 सीटों पर ही सिमट गई, जो पार्टी के चुनावी इतिहास में अब तक की सबसे कम सीटें थीं। वहीं लोकसभा में भी पार्टी 42 में से केवल 5 सीटों पर ही सिमट गई। चुनाव हारने का असर ये हुआ कि नायडू ने गुजरात दंगों और अन्य मुद्दों का हवाला देते हुए एनडीए का दामन छोड़ दिया। नायडू ने इस दौरान कहा कि गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों का आंध्र प्रदेश में हम बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। 1999 में राज्य के सभी मुस्लिमों ने हमें वोट दिया था, लेकिन गुजरात दंगों की वजह से 2004 में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पहले ही बताया था कि गुजरात मुद्दे पर टीडीपी और बीजेपी के बीच मतभेद बने हुए हैं। 2013 में नई दिल्ली में नायडू और मोदी के बीच एक बैठक हुई। इसमें बीजेपी और टीडीपी ने साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया। दरअसल 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य तेलंगाना बना। नए राज्य में नायडू को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस दौरान नायडू की टीडीपी ने बीजेपी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उनके इस फैसले पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मोदी, नायडू और पवन 1+1+1 3 नहीं बल्कि 111 हैं। 2014 के आम चुनाव में पार्टी ने 16 सीटें जीती और वोट शेयर भी 40% से ज्यादा रहा। वहीं विधानसभा चुनाव में नायडू के नेतृत्व में पार्टी ने 175 में से 102 सीटें जीती थीं। वहीं बीजेपी ने 2% वोट के साथ 2 लोकसभा सीटें जीती, जिसके बाद टीडीपी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह मिली।
जबकि बीजेपी के विधायकों को नायडू सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके बाद अगस्त 2017 में वेंकैया नायडू को सरकार से हटाकर उपराष्ट्रपति बना दिया गया। इससे वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश की राजनीति से बाहर हो गए। 2014 में टीडीपी का एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की एक वजह वेंकैया नायडू भी थे, लेकिन बीजेपी ने राज्य में खुद की पकड़ बनाने के लिए ये फैसला लिया। वेंकैया नायडू नई दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थे और वेंकैया के जाने के बाद सत्ता के गलियारों में आंध्र के मुख्यमंत्री का दबदबा कम हो गया। ये दरार और गहरी हो गई क्योंकि नायडू को पूरे 1 साल तक प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं मिला। उधर पवन कल्याण ने नायडू के बेटे नारा लोकेश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिससे टीडीपी को लगने लगा कि उनके खिलाफ ये सब कहानी बीजेपी ने लिखी है। नायडू ने 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोर शोर से उठाई। यहाँ तक कि मोदी सरकार में अपने दोनों नेताओं को भी वापस ले लिया। आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने की वजह से भी टीडीपी ने एनडीए गठबंधन से किनारा कर लिया। इस मुद्दे पर नायडू ने दिल्ली में धर्म परोता दीक्षा के नाम से जाने जाने वाली एक भूख हड़ताल की और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की। అందుకే తమ్ముళ్ళు నేను మిమ్మల్ని కోరేది, నరేంద్ర మోడీ కరుడుగట్టిన ఉగ్రవాది, మంచివాడు కాదు. అదే మరి ఇక్కడ మైనారిటీ సోదరులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ ఒకటే కోరుతున్నా, తమ్ముళ్ళు మళ్ళీ కానీ మీరు కానీ నరేంద్ర మోడీకి ఓటేస్తే చాలా సమస్యలు వస్తాయి. గుర్తించారా తమ్ముళ్ళు మైనారిటీ సోదరులందరూ? एनडीए से अलग होने के बाद टीडीपी ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। हालांकि ये प्रस्ताव खारिज हो गया, जिसके बाद 2018 में तेलंगाना विधानसभा में टीडीपी के महज 2 विधायक रह गए, जबकि 2019 के चुनाव में आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव में टीडीपी केवल 23 सीटों पर सिमट गई। जगनमोहन रेड्डी की सरकार आने के बाद टीडीपी राज्य में पंचायत, नगरपालिका, उपचुनाव समेत सभी चुनाव हार गई। पीएम मोदी ने गठबंधन से अलग होने पर नायडू को यू टर्न बाबू कहा था। देश को धुएं में जीने के लिए छोड़ दिया था, वो अब देश में झूठ का धुआं फैलाने में जुटे हैं। झूठ की बुनियाद पर महामिलावट का खेल खेलने में लगे हैं। संगत का असर ये है कि यहां के मुख्यमंत्री जी भी आंध्र प्रदेश के विकास के विजन को भूलकर मोदी को गाली देने की कंपटीशन में कूद गए हैं। 2019 की एक चुनावी रैली में 2002 गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए नायडू ने कहा था कि मैं पहला व्यक्ति था जिसने उनका इस्तीफा मांगा था। इसके बाद कई देशों ने उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो एक बार फिर अल्पसंख्यकों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। फरवरी 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। उन्होंने नायडू को यू टर्न सीएम करार दिया था, जिसके बाद चंद्रबाबू ने एक चुनावी रैली में कहा था कि नरेंद्र मोदी एक कट्टर आतंकवादी हैं, वो एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। मैं यहाँ मौजूद अल्पसंख्यक भाइयों से केवल एक बात की विनती करता हूँ, अगर आप मोदी को वोट देंगे तो कई समस्याएं पैदा होंगी। 21 दिसंबर 2022 ये वो दिन था जब पार्टी कैडर में जोश भरने के लिए तेलंगाना की खम्मम में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी छोड़ अन्य दलों में शामिल होने वाले नेताओं को वापस आने की बात कही थी। 2018 के बाद ये पहली बार था जब टीडीपी ने तेलंगाना में शक्ति प्रदर्शन किया था। इसके बाद पिछले साल 73 साल के नायडू को लगा कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। एक रैली के दौरान वोटर से भावनात्मक अपील करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर टीडीपी सत्ता में नहीं आती है तो 2024 मेरा आखिरी चुनाव होगा। जून 2023 में 5 साल में नायडू ने पहली बार अमित शाह से मुलाकात की। एक्टर से राजनेता बने पवन कल्याण ने भी मोदी और नायडू के साथ लाने का काम किया। 2024 के चुनाव के 1 महीने पहले मार्च में टीडीपी एनडीए में शामिल हो गई। बीजेपी के साथ हाथ मिलाना टीडीपी के लिए सही साबित हुआ।
जिसके बाद आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 175 में से 135 सीटों पर उसे जीत मिली और 16 लोकसभा सीटें भी उसकी झोली में आई। ऐसे में नायडू भी किंग मेकर की भूमिका में हैं। तो ये थी भाजपा से नीतीश और नायडू की लव हेट रिलेशन की कहानी। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि उनका लव हेट रिलेशन आगे क्या रुख अख्तियार करता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।